नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 की तरफ से है। LCA तेजस की सफलता के बाद अभी AD और HAL की तरफ से तेजस MK2 को जल्द ही तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है और 2022 में इसके लिए अप्रूवल मिलने के बाद कैबिनेट कमेटी की तरफ से तेजस MK2 की डेवलपमेंट के लिए लगभग $1.2 बिलियन एलोकेट किया गया था। और अभी एक दिन पहले ही HAL की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी 2026 तक तेजस MK2 की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने वाला है। अब जितने भी एयरक्राफ्ट डेवलप किए जाते हैं सभी की सिंगल सीटर वेरिएंट और ट्विन सीटर वेरिएंट दोनों डेवलप किए जाते हैं, लेकिन अभी ADA की तरफ से बात क्लियर किया जा रहा है कि इनिशियली वो तेजस MK2 की कोई भी ट्विन सीटर वेरिएंट को डेवलप नहीं करेंगे और प्राइमरली उनका जो फोकस होने वाला है वो तेजस MK2 की सिंगल सीटर वेरिएंट के ऊपर होने वाला है। अभी के लिए वो तेजस MK2 की कोई भी ट्विन सीटर वेरिएंट को बनाना नहीं चाहते हैं। आमतौर पर जो ट्विन सीटर वेरिएंट होते हैं वो ट्रेनर वेरिएंट होते हैं और बड़े हेवी और कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट में या बॉम्बिंग करने के लिए जब एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाता है तो ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट में एक्स्ट्रा वेपन स्टेशन ऑपरेटर मौजूद होता है या एक्स्ट्रा पायलट मौजूद होता है जो कि वेपन स्टेशन ऑपरेटर का काम करता है। लेकिन जैसे कि तेजस MK2 एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर होने वाला है तो इसमें जो ट्विन सीटर वेरिएंट होने वाला था वो एक ट्रेनर वेरिएंट होने वाला था जिसमें पायलट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो अभी के ज़माने में जो सेकंड को पायलट हुआ करता था उसको इलेक्ट्रॉनिक पायलट से रिप्लेस किया जा रहा है। इस वजह से तेजस MK2 को जब ग्राउंड अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो जो सेकंड पायलट का काम होगा या फिर वेपन स्टेशन ऑपरेटर का जो काम होगा वो इलेक्ट्रॉनिक पायलट संभाल लेगा, जिस वजह से इसकी एक ट्विन सीटर वेरिएंट को डेवलप करने के बाद इतना फोकस नहीं किया जा रहा और इसी वजह से ADA की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं किया जाता है तो वो कभी भी तेजस MK2 की कोई ट्रेनर वेरिएंट को डेवलप नहीं करेंगे और ट्रेनिंग के लिए तेजस MK1 की ट्रेनर को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा डिमांड किया गया तब जाके इसके बारे में सोचा जा सकता है, यानी कि अगर इंडियन एयरफोर्स कहेगी कि हमको इसकी ट्विन सीटर वेरिएंट की ज़रूरत है तब इसको डेवलप करने के बारे में सोचा जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। हमारी तीनों सर्विस में अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में इंडिजिनस सिस्टम किसी में इस्तेमाल किया जाए तो वो इंडियन नेवी है। आज की डेट में हमारे ज़्यादातर मेजर वॉरशिप जो है वो भारत में ही बनाए जाते हैं, जिनकी डिज़ाइन से लेकर इनकी कंस्ट्रक्शन तक पूरी तरीके से इंडियन शिपयार्ड की तरफ से किया जाता है और इसमें मैक्सिमम इंडियन वेपन का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी अभी तक हमारे जितने भी वॉरशिप मौजूद हैं चाहे इनको भारत में बनाया जाता है, लेकिन उन सभी में इस्तेमाल करने के लिए हमको इंजन को इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी उस स्टैंडर्ड की मरीन इंजन मौजूद नहीं जो कि इतने बड़े साइज की वेसल को पावर कर पाएगा। हमारे ज़्यादातर वेसल में यूक्रेन की जोरिया मैस्प्रोक्रेट की इंजन का इस्तेमाल होता है और उसके बाद हम US और UK बेस्ड डीजल और गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल हमारे नेवी की अलग अलग वेसल में कर रहे हैं। पर रिसेंटली रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुआ उसकी वजह से नेवी अभी अपनी सभी फ्यूचर वॉरशिप्स में पूरी तरीके से इंडिजिनस मरीन इंजन का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े। हमें अभी के लिए बेसिकली 3 तरह के इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक डीजल इंजन होने वाला है जिनको हम मीडियम साइज की वॉरशिप में इस्तेमाल कर सकते हैं और अभी ऐसे इंजन को डेवलप करने के लिए नेवी की तरफ से अलग अलग इंडियन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के साथ बातचीत किया जा रहा है। इसके बाद आता है गैस टर्बाइन इंजन जिनको आमतौर पर लार्जर वेसल जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर या बड़े साइज की सप्लाई शिप या सपोर्ट शिप में इस्तेमाल किया जाता है, जिनका डिस्प्लेसमेंट 30-40 हज़ार टन के आसपास होता है। ऐसे सिस्टम को अभी डेवलप करने के लिए नेवी की तरफ से GTRE के साथ बातचीत किया जा रहा है और अभी ड्राई कार्बन इंजन को ही बेस करके इसके एक मरीन वेरिएंट को बनाने के लिए नेवी की तरफ से GTRE को प्रपोजल दिया गया है। इसके बाद अभी नेवी की तरफ से UK के साथ मिलकर एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है जिसे मेनली हमारे फ्यूचर डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट जैसे वेसल में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा नेवी का ये भी कहना है कि अगर एमका के लिए कोई हाई थ्रस्ट इंजन को आगे चल के डेवलप किया जाता है तो उसको एक बेस करके एक मरीन वेरिएंट को बनाया जा सकेगा जिससे हमारी लगभग सभी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है और बड़े से बड़े साइज की वॉरशिप्स को पावर करने के लिए इस इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी के लिए हमारी इंडिजिनस डीजल इंजन की बात करें तो इसका डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से चला और 2029 तक इसकी टेस्ट को करने का प्लान किया जा रहा है और उसके बाद 2040 के आसपास हमारे जो भी वॉरशिप बनाए जाने वाले उन सभी में इंडिजिनस डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है।
अगला अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की तरफ से है। इलेक्शन के बाद अगर इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी टेंडर कोई फाइनल होने वाली है तो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर हो सकता है। अभी इस टेंडर में लगभग 7 कंटेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें आखिरी वक्त पर फिर से बोइंग की तरफ से अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट को एंटर किया जा रहा है, जबकि इनिशियली F-15EX की एंट्री के बाद बोइंग की तरफ से F-18 सुपर हॉर्नेट को इस टेंडर से पीछे हटाने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी वो दोबारा से इसको भारत को ऑफर करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद अभी बोइंग की तरफ से बात अनाउंस किया जा रहा है कि अगर भारत इन एयरक्राफ्ट को खरीदता है, चाहे वो F-18 को खरीदे F-15 को खरीदे, तो इसके लिए बोइंग की तरफ से भारत के ऊपर कोई भी वेपन रेस्ट्रिक्शन को लगाया नहीं जाएगा। यानी कि बोइंग की तरफ से अभी इन एयरक्राफ्ट में इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी इंडियन ओरिजिन वेपन को इंटीग्रेट करने के लिए फ्रीडम दिया जाएगा, जिसमें हम चाहे तो अस्त्र सीरीज की मिसाइल से लेकर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन तक को इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर होने वाली है, क्योंकि अभी हमारी अस्त्र सीरीज की मिसाइल लगभग तैयार हो चुके हैं। अस्त्र मार्क 1 पहले से ऑपरेशनल हो चुकी है, जिसके लिए मास ऑर्डर पहले से प्लेस हो चुके हैं। इसके बाद अस्त्र मार्क 2 भी जल्दी सर्विस में शामिल होने वाली, जो कि हमको यूएस मेड M120D जैसे परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने वाली है। तो हमें आगे चल के यूएस एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद यूएस के ऊपर मिसाइल के लिए डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एक दूसरे एंगल से हमको काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा। इसके अलावा बोइंग की तरफ से अभी अपनी दोनों ही एयरक्राफ्ट में कुछ कस्टमाइजेशन का ऑफर भी दिया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है, क्या क्या कस्टमाइजेशन का ऑप्शन वो इंडियन एयरफोर्स के साथ रखने वाले हैं, अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन जब मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में इन एयरक्राफ्ट की टेक्निकल एवोल्यूशन किया जाएगा, उसी दौरान ही इस बात को क्लियर करने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।